वेलकम ऑल एस्पिरेंट्स टू पीडब्ल्यू यूपीएससी। आज आपके सामने एक बहुत बड़े सवाल का जवाब लाने की कोशिश मैं करूंगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की, एक ऐसे इशू की जो शायद बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दिल में ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि इसका क्या होगा। ऑफ कोर्स वी आर रीचिंग 2023, यानी कि अब आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो अब अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को रिफाइन करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बट अभी भी वो जो एक फाइनल ब्रशअप चाहिए उसकी ज़रूरत है। अभी भी अपने स्किल्स को और ज़्यादा रिफाइन करने की ज़रूरत है। क्लैरिटी की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाए या जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हमें किस तरीके से डील करना है। एक ही इशू के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं और उन मल्टीपल क्वेश्चंस का टोन भी डिफरेंट हो सकता है। हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेंस एग्जामिनेशन में, जब हम आंसर राइटिंग वहां भी करेंगे, ऑफ कोर्स हम सब जितने लोग देख रहे हैं, आई विश ऑल ऑफ यू एंड आई वांट ऑल ऑफ यू शुड राइट द मेंस, एंड नॉट ओनली शुड राइट द मेंस, शुड क्लियर द इंटरव्यू एज वेल। बट वो जो जर्नी है मेंस से इंटरव्यू तक जाने की, उसमें एक बहुत बड़ा एक हर्डल है। कई बार बहुत सारे ऐसे सजेशंस आते हैं जो कहते हैं कि लीव दीज थिंग्स, आप तो एक इंट्रोडक्शन लिखना, एक बॉडी लिखना, एक कंक्लूजन लिखना, आपका आंसर हो जाएगा। और यही वजह है कि कई बार बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद भी, बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत अच्छा एक कंटेंट होने के बाद भी शायद वो स्कोर नहीं आ पा रहा है मेंस के एग्जामिनेशन में जो आना चाहिए, जो आपकी स्किल्स को, आपकी एबिलिटी को, आपके नॉलेज को, आपके आंसर राइटिंग स्किल्स और उसको मैच कर पाए। क्योंकि यूपीएससी को आपको एक और चीज समझनी होगी कि उनको आपके नॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको आपके एक्सप्रेशन में, उनको आपके अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उनको इससे मतलब नहीं है कि आपको कितनी हिस्ट्री आती है, कितनी इकोनॉमी आती है। उनको इंटरेस्ट है कि आपको जो चीज़ पता है आप उसको कितना अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। एक ही इंसान है, आप एक बेसिक छोटा सा एक एग्जांपल अगर मैं लूं जी, आप हैं, यही आप हैं। आपको अलग अलग आप मान लीजिए आपको दोस्तों के साथ घूमने जाना है तो आपका अटायर डिफरेंट होगा। आपको एक फैमिली फंक्शन में जाना है तो आपका अटायर डिफरेंट होगा। आपको एक कलीग के साथ जाना है तो आपका अटायर अलग होगा। आप अपने घर में हैं तो आपका अटायर अलग है। आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका अटायर अलग होगा। आप ही हैं ना, एक ही इंसान है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आपने अपने अटायर को, आपने अपने लुक्स को, आपने अपने एक्सप्रेशंस को चेंज किया। क्यों? क्योंकि वो उस कंडीशन की, उस जगह की, उस सिचुएशन की डिमांड है। किसी ने डिमांड नहीं किया, लेकिन आप बोलोगे सर आई वांट टू हैंग आउट विथ माय फ्रेंड्स, आई वांट टू हैंग आउट विथ माय फ्रेंड्स, एंड इन दैट यू आर वेयरिंग अ सूट, और आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू विथ ऑल माय वेयरिंग अ कोटेड टी शर्ट और कार्गो, विल दैट गो? फिर आप कहोगे सर उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं ही तो हूं। बिल्कुल, उससे कोई आपके एटीट्यूड या आपके, लेकिन जिस तरीके से दुनिया आपको देखती है उसमें फर्क आ जाता है। अब सर ये बात यहां इसलिए क्योंकि हम वहां मौजूद नहीं है जब एग्जामिनर, हम आंसर लिखेंगे मेंस में, हम अपना आंसर लिखेंगे और एग्जामिनर के सामने हम मौजूद नहीं है कि हमने जो लिखा है उसका क्या एसेंस है। वो तो आपकी कॉपी को पढ़ेगा, उसको जो उससे एक्सप्रेशन मिलेगा वो उसके बेसिस पे आपकी मार्किंग कर देगा। अब अगर आपने जहां पर आपको फॉर्मली तैयार होके जाना था वहां आप कैजुअल पहन के चले गए, और जहां आपको कैजुअली तैयार होना था वहां आप फॉर्मल पहन के चले गए, तो क्या अब बोलेगा ठीक है बंदा तो सही आया, लेकिन देयर आर सम थिंग्स, देयर आर सम इश्यूज, मार्केट। यही फर्क है। इस फर्क को समझना होगा हमें। कहां पर? यहां पर कि जो डायरेक्टिव आ रहे हैं, जो कीवर्ड डायरेक्टिव्स आ रहे हैं एग्जामिनेशन के अंदर, मेंस के एग्जाम के अंदर, उनका क्या मतलब है और कैसे एक डायरेक्टिव चेंज होने से, एक कीवर्ड चेंज होने से हमें यह समझना होगा कि जो हम डायरेक्टिव्स आ रहे हैं, जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, उनको किस तरीके से हमें डील करना है, कैसे एक कीवर्ड बदलने से हमारा पूरा आंसर का
एक्सप्रेशन बदलेगा, टोन बदलेगा, हमें कैसे उसको एक कहाँ पे कंपैरिजन करना है, कहाँ पे एक्सप्लेन करना है, और इन्हीं सवालों का जवाब लेके आज मैं आपके सामने हूँ कि क्या हम ऐसा करें, क्या हम चीज़ों को पहले हम फ़र्क समझें और कैसे हम अपने आंसर्स को, अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को जो है और रिफाइन करें कि जो क्वेश्चन एक स्टेटमेंट दिया गया उसके साथ एक डायरेक्टिव वर्ड है, की वर्ड है, उसको कैसे, उससे कैसे पूरे आंसर का टोन चेंज होगा। तो आप लोगों में से जो लोग, सभी लोग मेंस के क्वेश्चंस देखे होंगे, और ये बड़ी एक खतरनाक सी चीज़ आ जाती है, एक्सप्लेन, एल्यूसिडेट, एक ही सवाल का, एग्जामिन, इलैबोरेट, इवैल्यूएट, एनालाइज, डिस्कस, कमेंट, जस्टिफाई, मतलब और भी एक लिस्ट है, लेकिन दीज आर लाइक द मेजर थिंग्स दैट आर हियर। और हम आज इन्हीं डायरेक्टिव्स को, इन्हीं डायरेक्टिव कीवर्ड्स को हम डील करने वाले हैं। आज हम इन्हीं वर्ड्स का मतलब समझेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक डायरेक्टिव के आने से हमारे आंसर का हमें एक अलग एसेंस, एक अलग एक्सप्रेशन देना है। बीइंग एक्सप्रेसिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप एक्सप्रेसिव नहीं होगे, जब तक आप अपने आंसर को सही कपड़े नहीं पहनाओगे, तो वो उस सिचुएशन के साथ नहीं जाएगा। सो नाउ लेट अस सी that what all these means, but before that sir, there is one term missing here, actually इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो यहां है। ये किसी के साथ भी आ जाता है। ये भाई साहब, क्रिटिकली वाले भाई साहब ऐसे हैं जो इनमें से किसी के साथ भी वो यूज कर लेते हैं। कभी कभी क्रिटिकली एग्जामिन कह देते, कभी सिर्फ एग्जामिन कह देते। तो क्रिटिकली वर्ड जब आएगा तब आपका आंसर का टोन क्या होना चाहिए, और वो किसी के साथ भी अटैच हो सकता है। क्रिटिकली को वो कहीं क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज, समथिंग लाइक दिस। तो हम पहले क्रिटिकली को समझते हैं, फिर हम बाकी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका मतलब है। जैसे द वर्ड क्रिटिकली, जब भी आपको ये वर्ड क्रिटिकली आ रहा है, इट्स अ डायरेक्टिव, इट्स अ कीवर्ड डायरेक्टिव, जो ये कह रहा है कि गिव अ जजमेंट। एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि आप एक जजमेंट दोगे, आप एक जजमेंट दोगे। जजमेंट इन द सेंस कि आपके पास एक सिचुएशन है और आपको बायस्ड व्यूज नहीं देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास कोई आपको फॉर एग्जांपल पता है कि एक चीज है, उसके दो पहलू हैं, एक अच्छा भी है, एक बुरा भी है। दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। एक अच्छा पहलू है, एक बुरा पहलू है। आपको क्या करना है, आपको दोनों चीजों को लिख के फिर एक कंक्लूजन देना है कि हाँ, इसमें एक अच्छा है, इसमें एक बुरा है। अच्छे को और बेहतर ऐसे किया जा सकता है, जो खराब है उसको इस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। यहां ये चीज नहीं आपसे एक्सपेक्ट की जाती। यू कैन नॉट टेक अ सिंगल स्टांस। आप एक पर्टिकुलर चीज पे कोई स्टैंस नहीं ले सकते एक ही साइड पे। आपको अपना व्यू देना है। व्हाट दे आर मोर इंटरेस्टेड इन, योर पॉइंट ऑफ व्यू। उनको किस में इंटरेस्ट है? उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं कि किताबों में क्या लिखा है, उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं कि आप जो है अपनी इंस्टीट्यूशन से, अपनी क्लासेस से क्या सीख के आ रहे हैं। उनको इंटरेस्ट है आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ना तो अखबारों को, ना तो किताबों को, ना तो इंस्टीट्यूशन को उस जॉब को करना है। उस जॉब को आपको करना है। आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, आपको सिविल सर्वेंट बनना है। तो उनके लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्रिटिकली वर्ड जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, आपको जजमेंट देना है। वो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को जज कर रहे हैं, वो आपकी जजमेंट कैपेसिटी को, जजमेंट जो कॉम्पिटेंसी उसको देखना चाह रहे हैं कि आप कितना ज्यादा दोनों चीजों, क्योंकि जजमेंट करने के लिए तो दोनों साइड को सुनना पड़ेगा ना। सो व्हेनेवर द टर्म इज हियर, what is expected from you? A judgment is expected from you, and you can't give a judgment just by saying one side. So wherever the word critically come, अब critically examine आएगा। तो किस तरीके, अब हम बाकी के डायरेक्टिव्स को देखते हैं। तो critically is this thing। खैर, explain, अब ये explain वर्ड हमें बचपन से मिल रहा है। बचपन से हमारी अलग अलग जो है एग्जाम्स में, अलग अलग को क्लासेस के एग्जाम में ये वर्ड, आई एक्सप्लेन दिस, एक्सप्लेन दैट, एक्सप्लेन दिस एंड दिस एक्सप्लेन। बट व्हाट डज इट मीन हियर? व्हाट डज इट मीन हियर? एक्सप्लेन मीन्स दैट आपको यहां पे एक
क्लियर अकाउंट देना है कि हाउ वाई समथिंग हैज हैपेंड, हाउ वाई समथिंग हैज हैपेंड, क्यों हुआ ऐसा, क्या ऐसी चीजें हुई कि यहां ये जो स्टेटमेंट है ये हुआ। यहां पर आपको सब्जेक्ट इन डेप्थ का एक आपको अपना एक्सप्रेशन देना है कि यस, क्योंकि एक्सप्लेन तो तभी करेंगे ना जब हमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी। ये तो हम तभी करेंगे जब हमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी। सो आपको आप कभी भी ये अज्यूम करके मत चलना कि एग्जामिनर को सब पता है। आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि एग्जामिनर को हमें ये बताना है कि हमें क्या आता है, हमें इस चीज को समझना होगा, हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा कि हम ये नहीं मान के चल रहे कि एग्जामिनर को ये पता होगा ही। एग्जामिनर को हमें बताना है कि सर हमें इतना नॉलेज है, हम इतना पढ़ के आए हैं, हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग है। सो यू नीड टू हैव अ क्लियर डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट, आपको उस टॉपिक को। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक बहुत बड़ा मिथ है कि बहुत हैवी लैंग्वेज लिखनी। मत लिखिए हैवी लैंग्वेज, मत लिखिए एडवांस इंग्लिश, बेसिक लिखिए, अंग्रेजी हिंदी जिसमें आप दे रहे हैं, एक बेसिक लैंग्वेज लिखिए, वो जो समझ में आ सके, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग ही तो है। हमें किसी को समझाना है, मुझे आपको समझाना है। अब मैं यहां पर आके अगर बहुत ज्यादा एक ऐसी वोकैब का यूज करना शुरू कर दूं कि ये देखो मुझे तो नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा, आप बोलोगे सर प्लीज इससे अच्छा हम खुद देख लेंगे। बट अगर आप खुद सोचिए ना, अगर आप टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं, आप अपने एजुकेटर से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपको जो है एक सिंपल लैंग्वेज में समझाएं, तो आपको भी वहां जाके अपनी लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का टेस्ट नहीं है। क्योंकि जब आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट में, जाओगे आप आईएएस बन जाओगे, तो वहां आपको अपनी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी नहीं दिखानी, वहां आपको आपकी समझ दिखानी है। और अगर आपको आपकी समझ को बताने में, या अगर आप जो भी चीज बताना चाह रहे हैं वो सामने वाला समझ ही नहीं पाया, because of you just trying to show that how good you are in English, how good you are in Hindi, or whatever language you are writing, that may hamper your markings. Because I'll tell you why. Let's say you are using advanced English, you are using heavy vocab. Is it necessary that examiner must be knowing the exact meaning of that word at that point of time? Of course, he's not going to refer dictionary for that. समझ में आया? ठीक है। तो हम इस बात का उनको मौका ही क्यों दें, हम इस बात का उनको मौका ही क्यों दें कि वो कंफ्यूज हो या वो थोड़ा सा अनईजी हो। सर हम एक बात बताना चाह रहे हैं, ये सिंपली ये बात है, आप ऐसे समझ जाइए। बिल्कुल क्लियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, कुछ भी आर्टिस्टिक होने की जरूरत नहीं है, सिंपल clear, that's it. No need to go for having, oh we will write the Victorian English or we will write, no, nothing like that. Indian English भी है, बहुत सिंपल है, उसको यूज करिए। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि while we flaunt India's demographic dividend, we ignore the dropping rates of employability. What are the missing, what we are missing while doing so? Where will the jobs India desperately needs to come from? Explain. Now they are saying explain. इसमें आपको क्या बताना है? बहुत सिंपल सी चीज़ है, 3-4 पार्ट है क्वेश्चन के। पहली चीज़ वो बता रहे हैं कि हम हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं, दैट वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो आप पहले बताएंगे इस आंसर में कि ये इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये होता है, और इंडिया का प्रेजेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम जो बात कर रहे हैं वो ये है। लेकिन इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन होने के साथ साथ हमारे पास एक चैलेंज भी है कि हमें इनके लिए जॉब्स देखनी है, हमें इनके लिए जॉब्स क्रिएट करनी है, और कहीं ना कहीं पर ये जॉब्स जो हैं वो, क्योंकि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है, अब वहां पर ये मत लिखना शुरू कर देना कि अरे किसी ने बता दिया कि प्रो गवर्नमेंट ही लिखते हैं या प्रो एस्टैब्लिशमेंट लिखना है। तो जब रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो है प्रो एस्टैब्लिशमेंट या प्रो गवर्नमेंट वाली जो बात होती है, उसका मतलब ये होता है कि अगर आप प्रॉब्लम बता रहे हो, यहां पे आप एक प्रॉब्लम, वो खुद ही बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई है,
उन्होंने खुद एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके आपको दी है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। कहाँ एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि देश की जो बेरोजगारी की समस्या है वो बढ़ रही है। आपको ये बताना है कि कहाँ कहाँ से आपको कहाँ कहाँ से हम उनके लिए जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो आ सके। दिस इज द क्वेश्चन। डोंट गो डेमोग्राफिक डिविडेंड छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा आइडेंटिफाई करो, उसको लिखो। उसके बाद इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो कि यहां पर हमें जॉब्स की जरूरत है और यहां से हम इस तरीके से हमारे यहाँ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। अब आप इसमें स्किल डेवलपमेंट की बात कर सकते हो, आप इसमें ग्रामीण रोजगार की बात कर सकते हो, आप इसमें जो शहरी रोजगार है उसकी बात कर सकते हो। आप मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यहाँ पर कहीं पर भी आपसे कोई जजमेंट नहीं मांगा गया। यहाँ से आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया गया है, आपसे सिर्फ एक सोल्यूशन मांगा है और उस सोल्यूशन को देते वक्त एक्सप्लेन लिखने का मतलब ये है कि आपको उसका इन डेप्थ पॉइंट लिखना है। मतलब आपको उसका एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन देना है, डिटेल्ड सोल्यूशन देना है इन दिस आंसर। कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, ये नहीं पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, सॉल्व कैसे किया जाएगा। फाइन, देन सो दिस इज हाउ व्हाट एक्सप्लेन मीन्स। अब आता है एक टर्म एल्यूसिडेट। अब यहां पर एक्सप्लेन और एल्यूसिडेट में बहुत माइनर डिफरेंस है। एल्यूसिडेट का मतलब होता है एक्सप्लेन इन डिटेल टू मेक क्लियर। यहां पर क्लैरिटी चाहिए, सोल्यूशन नहीं मांगा था। यहां पे क्या चाहिए, यहां पर क्लैरिटी चाहिए, यहाँ पर एक विजन चाहिए। यहाँ पे आपकी समझ को लेके, आपकी समझ की क्लैरिटी को, कि कहीं उसमें कोई धुंध तो नहीं है, कहीं कोई चीज़ ब्लर तो नहीं है, वो चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। वो चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्रेस करनी है दैट एक आर्ग्यूमेंट है, एक पॉइंट है। फिर मैं कह रहा हूं, मैंने इसको बार बार इसीलिए मेंशन किया है, एक्सप्लेनिंग इट इन सिंपलर टर्म्स। जैसे क्वेश्चन के हम एग्जांपल देखें, व्हाट आर द मॉरल लेसन्स वन कैन लर्न फ्रॉम गांधी एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एल्यूसिडेट। इसी क्वेश्चन को अगर मैं कहूं, यहां पर आप कहीं पर भी गांधी और नेहरू के कंपैरिजन की बात नहीं आई है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, कहेंगे यहाँ तो हमको एक गांधी है नेहरू है, हमने कहीं पढ़ा था कि गांधी और नेहरू के पर्सनालिटी कंपैरिजन को पढ़ना है, लिख डालो। गलत है आंसर। कंपैरिजन नहीं लिखना है, यहां पर आपको बताना है, आपको यहां पर कैरेक्टर को मोरालिटी के ग्राउंड्स पर एक्सप्लेन करना है। यहां पर आपको यह बताना है कि सुभाष चंद्र बोस से और गांधी जी से हम क्या मॉरल लेसन्स, और इसको एक्सप्लेन करते वक्त, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करते वक्त आपको उनके लाइफ के एग्जाम्पल्स देने होंगे। आप और मोरालिटी को और अगर फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आप 1939 त्रिपुरी सेशन का जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि यहीं पर गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में डायरेक्ट तो नहीं लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल था। 1939 त्रिपुरी सेशन, पी सीतारामैया एंड सुभाष चंद्र बोस, इलेक्शंस, एंड देन जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सुभाष चंद्र बोस ने रेजिग्नेशन दिया, आपको यहां से वो उस पॉइंट से एक्सप्लेन करना है। गांधी जी के भी, अब गांधी जी के मॉरल लेसन्स पर आप चाहे, अब हाँ एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर गांधी जी हैं, जहां पर भी गांधी जी का जिक्र आता है, हम वहां पर, क्योंकि हमारे पास बहुत नॉलेज, बहुत सारी चीजें हमने उनके बारे में पढ़ रखी, बहुत सारी चीजें हमने सुन रखी हैं, उनका एक बड़ा लंबा एक पॉलिटिकल करियर रहा, वहां से आप बहुत सारी चीजें लिखना। और यहां पर आपको इस चीज को भी बैलेंस करना होगा कि आप सिर्फ एक के बारे में ना लिखें, आपको दोनों के बारे में बराबरी से लिखना है। और यहां पर कोई भी जजमेंट भी नहीं देना है कि कौन बेहतर है। वो क्या कह रहे हैं कि भैया, व्हाट आर द मॉरल लेसन्स वन कैन लर्न फ्रॉम गांधी एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सिंपल।
एल्यूसिडेट मतलब इनकी जीवन से जो आपको मॉरल लेसन मिला वो सुभाष चंद्र बोस के उससे जो नेताजी के उससे जो लेसन मिला वो बस। ये मत लिख देना एंड में कि गांधी जी वॉज राइट और नेताजी वॉज राइट। आपको हो सकता है दोनों में से कोई एक सही है कोई गलत लग रहा हो, ये आपका चॉइस है, ये आपका फ्रीडम है, लेकिन वो यहां पूछा नहीं गया है। जजमेंट यहां पर भी नहीं देना, इसमें कहीं जजमेंट नहीं देना जब तक कहा ना जाए जजमेंट मत देना। जब तक कहा ना जाए तब तक जजमेंट मत देना। यहां पर कोई जजमेंट नहीं। एलिसिडेट है, थोड़ा सा टू द पॉइंट एक्सप्लेन करो और एक हाँ क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए कि नेताजी के ये मॉरल ग्राउंड्स थे, गांधी जी के ये मॉरल ग्राउंड्स थे, सिंपल। इसके आगे करने की कोई जरूरत नहीं। हर बार जरूरी नहीं है कि आप कंक्लूड करो। कंक्लूजन में क्योंकि जनरली जब हम कंक्लूड कर रहे होते हैं तो हम जजमेंटल हो जाते हैं। जब हम कंक्लूड कर रहे होते हैं तो हम जजमेंटल हो जाते हैं। यही नहीं करना है। जब डिमांड ही नहीं है कि कोई कंपैरिजन या जजमेंट देने की, तो आपको कंक्लूजन में जजमेंटल, हाँ कंक्लूजन आप ये जरूर लिख सकते हो कि एक गांधी जी और नेताजी अगर इनकी इन मॉरल ग्राउंड्स को यदि एक व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक लाइफ में जुड़ा हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो चाहे वो राजनीतिक हो, वो अपने पब्लिक लाइफ को और वो लोगों से बेहतर इंटरैक्ट कर पाएगा या एक अच्छा लीडर बन पाएगा। यहां पे आप लीडरशिप क्वालिटी को So elucidate, pinpoint explanation. Elucidate, pinpoint explanation. Explain is थोड़ा सा in depth आपको जाना पड़ेगा। फाइन। नेक्स्ट टर्म हमारा आता है इवैल्यूएट। अब यहां पर इवैल्यूएशन करना है, मतलब यहां पर क्या देना है, यहां पर ओपिनियन देना है। यहां पर आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। मतलब अब यहां पर आपको कुछ ना कुछ, ऊपर के दो में कहीं जजमेंट नहीं देना था, ऊपर के दो एग्जांपल में आपको सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन देना था। डिग्री ऑफ एक्सप्लेनेशन में वैरी, डिग्री ऑफ एक्सप्लेनेशन में वैरी। इवैल्यूएट आता है तो आपको दोनों चीजें आइडेंटिफाई, इवैल्यूएशन तो ऐसे ही होगा ना कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्या चीजें हैं जो अच्छी हैं, क्या चीजें जो है वो बुरी है। एंड whatever you have, जो भी आपने कहा है, everything should be backed by evidence। हमने ऐसा सुना था से काम नहीं चलेगा। अगर आप कह रहे हो कि भारत में बेरोजगारी है तो एज पर द रीसेंट डेटा दिस, अगर आप कह रहे हो कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो प्रॉमिसिंग है, इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, कैसे आप कह रहे हो? एज पर द रिसेंटली इशूड वर्ल्ड बैंक स्टेटमेंट, इट वाज सेड दैट इंडिया हैज अ बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। इन्होंने इंडिया की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है उसको 6.2 से 6.9% बता दिया। वैलिड इनफ। मींस यहां दो चीजें ध्यान रखना। इवैल्यूएशन करते वक्त एक तो आपको ओपिनियन देना है, एक तो आपको ओपिनियन देना है। पहली चीज यहां पर आपको इवैल्यूएट करने का मतलब है कि आपको यहां पर इनके प्रोज एंड कॉन्स को बताना है, आपको यहां पर इनके प्रोज एंड कॉन्स को बताना है, और जो भी आप बताओगे, जो भी आप बोलोगे, जो भी आप ओपिनियन दोगे, उसका क्या होना चाहिए? इट शुड बी बैक्ड बाय एविडेंस। एविडेंस देना पड़ेगा, उसके रिलेटेड फैक्ट्स, उसके रिलेटेड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जो भी आप कह रहे हो। और आखिर में अब यहां पर आपको एंड में कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि इवैल्यूएशन है ना, इवैल्यूएशन का तो एक रिजल्ट होता है, इवैल्यूएशन का तो एक आउटकम होता है, उस आउटकम को आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन उस आउटकम को बताते वक्त आपका जो ओपिनियन, आपका फाइनल ओपिनियन बताते वक्त आपके पर्सनल बायसनेस उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। सामने वाले को एंटर ही मत करने दो कि तुम सोच क्या रहे हो। बहुत सारे आप में से एस्पिरेंट्स होते हैं, मैं क्लास में मिलता हूं, जिनकी एक पॉलिटिकल आते हैं, ऐसा कोई गलत नहीं है, हर किसी को कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लगती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बुरी लगती है, ये सबका चॉइस है, यही डेमोक्रेसी है, यही हमारा फ्रीडम है। और हम तो मतलब जैसे खास तौर पे हम लोग जो सिविल सर्विसेज की तैयारी से जुड़े हैं, आप हैं, मैं, हम तो बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, सरकार का ये स्टैंस है, ऑपोजिशन का स्टैंस है, हम इसके बारे में देखते हैं, ऑपोजिशन का स्टैंस भी देखना पड़ता है, और ग्रेजुअली हमारा एक पॉलिटिकल ओपिनियन जनरेट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आंसर लिखते वक्त हमारा, इवन इंटरव्यू के जवाब देते वक्त हमारा पॉलिटिकल जो
कहना चाहिए कि बायसनेस है, या जो हमारा पॉलिटिकल ओपिनियन है वो हावी होने लगता है। ऑलवेज से ज़रूरी नहीं है कि आपको जो पॉलिटिकल पावर या जो आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पसंद हो, कल को आप जब सिविल सर्वेंट बन जाओ तो वही पॉलिटिकल पार्टी जो है पावर में रहे तो आप खुश हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। जिस दिन आपने ये सोचा कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उस दिन आप ऑफिशियली तो नहीं लेकिन अनऑफिशियली भारत के संविधान से बंध जाते हैं। You are tied up to the Constitution of India, and Constitution of India is not biased. And that should be reflected. Constitution of India or the laws that are derived from the Constitution, laws which are Constitution, सारे हमारे laws जो हैं वो Constitution limit में है, तो जो भी है वो biased नहीं है। वहाँ किसी का individual personal opinion काम नहीं करता, वहाँ facts काम करते हैं, वहाँ evidences काम करते हैं। यहाँ पर भी जैसे जज है, जज का पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, जज को पता हो कि एक व्यक्ति है उसने जो है जुर्म किया है, ये जज को पहले दिन पता होता है, लेकिन वो क्या वेट कर रहा होता है? एविडेंस। एविडेंस नहीं मिला, नहीं, आप क्या सोचते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एविडेंस जिस तरफ जा रहे होंगे वही आपका ओपिनियन होगा। एविडेंस जिस चीज को बैलेंस कर रहे होंगे, जिस साइड जा रहे होंगे, वही आपका ओपिनियन होगा। यहां पर आपके पर्सनल ओपिनियन को नहीं लिखना है। कई बार ये गलती हो जाती है लिखते वक्त कि आप बायसनेस में लिखते चले जाते हैं। यहाँ पर इवैल्यूएशन करते वक्त दो चीज़ें ध्यान रखना, प्रोज एंड कॉन्स लिखना है, और जो भी आप प्रोज एंड कॉन्स लिखोगे उनका क्या होगा, उनका कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। विदाउट दैट, हमने ऐसा सुना था, दादी नानी ने कह दिया था, ऐसा हुआ था हिस्ट्री में, डोंट। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया था, ऐसा लिखा था, नहीं। और ये जो एविडेंस होना चाहिए ना, ये ऑथेंटिक सोर्स से होना चाहिए। ये जो भी आप एविडेंस लिखेंगे ये ऑथेंटिक सोर्स से होना चाहिए, ये कहीं से भी फ्रॉम नोवेयर नहीं आना चाहिए। फाइन। सो दिस इज व्हाट इवैल्यूएट मीन्स। इवैल्यूएट मीन्स यू हैव टू गिव एन ओपिनियन एंड यू हैव टू टेल कि भाई साहब दिस आर प्रोज, दिस आर कॉन्स, एंड दिस इज हाउ वी आर इवैल्यूएटिंग दैट। देन एग्जामिन। नो, एग्जामिन और इवैल्यूएट सेम दिखते हैं, सेम सुनाई देते हैं, लेकिन है नहीं। एग्जामिन में आपको इवैल्यूएशन से और डीपर जाना पड़ता है। प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन सेज दैट, बट फाइनल एग्जामिनेशन, सो प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन होता है। जब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो हम और इन डेप्थ जा रहे हैं। यू आर सपोज टू प्रोब डीपर इनटू द टॉपिक, सपोज टू प्रोब डीपर इनटू द टॉपिक। आप सिर्फ ऊपर से एक प्रोज, ये अच्छा ये बुरा है, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इन डेप्थ और एक डिग्री आगे जाना पड़ेगा इन टू डू दिस, एंड वी हैव टू लुक इन टू द टॉपिक इन डिटेल, इंस्पेक्ट इट, इन्वेस्टिगेट इट एंड एस्टैब्लिश द की फैक्ट्स एंड इशू। आपको वहाँ पर एक रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, जो भी आपके की फैक्ट्स हैं, की वर्ड्स हैं, उनके बीच एक इम्प्लीकेशन आपको दिखाना पड़ेगा, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, एग्जामिन whether the provisions of the Armed Forces Special Powers Act are in consonance with India's international commitments on human rights. Now this is a deeper question. Here, don't be judgmental. They are not asking you to give a judgment. आप वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारे जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, सो आपको यहाँ पर ह्यूमन राइट्स ये जो डिक्लेरेशन है उसके बारे में बात करनी, वो हमारे कमिटमेंट्स में आता है, और जो हमारे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट हैं उसके बारे में उन दोनों को कंपेयर करना है कि कितना जो है हम उसके साथ जाते हैं, कितना नहीं जाते हैं, ये चीज़। अब यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन ये थोड़ा सा इन डेप्थ, यहाँ इवैल्यूएशन नहीं पूछ रहे हैं कि अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस दे दिया है कि इसके कंटेक्स्ट में, ए के कंटेक्स्ट में बी को बताओ कि बी कितना ए से सिमिलर है या ए और बी में कितना कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। एंड टू डू दैट यू नीड टू नो ए वेरी वेल एंड यू नीड टू नो बी वेरी वेल। यहां पर सुपरफिशियल नॉलेज से काम नहीं चलेगा कि वो हमने कहीं पढ़ा था, यूएन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ये है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट ये चीजें हैं। और देखो जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था ना, बहुत सारा
ये एक ऐसा एक्ट है जिसको लेके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें, सही गलत, नो वन नोज द एक्ट. Those who are circulating it there, you are someone who has knowledge, you are someone who has rationality, you are someone who has that ability to differentiate between right and wrong. Read it and then give your judgment, then make an opinion. Here they are not asking about opinion. वो पूछने क्या ये ऐसा है, हाँ अगर आपको लगता है हाँ तो क्यों है, अगर आपको लगता है नहीं तो क्यों नहीं. सिंपल. क्यों ये वाले पॉइंट्स इससे मैच कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट इसके अकॉर्डिंग्स में है. लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो एक चीज के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना. इस तरीके का कोई सवाल आता है, यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जहां आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको रूल ऑफ लॉ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेटमेंट नहीं लिखना है, आपको नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेटमेंट नहीं लिखना है, आपको सॉवरेनिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइजिंग, क्योंकि एग्जामिन करते तो यही तो देखना चाह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो एक हिंदुस्तानी है, जो तुम्हारे अंदर एक हिंदुस्तानी शहरी है, वो क्या सोचता है और कैसे ये, क्या ये इस लायक है, क्या ये इसमें इतनी कॉम्पिटेंस है कि ये आने वाले वक्त में आगे बढ़ पाएगा या इसको हम सर्विसेज दे पाए या नहीं दे पाए. ये कुछ ऐसी चीजें हैं. और अगर बेस्ट कि किन चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इसका बेस्ट एग्जांपल है आर्टिकल 19. आर्टिकल 19(1) में तो तुम्हें जो है फ्रीडम दी हुई है, लेकिन आर्टिकल 19(2) से जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, उनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना. नेवर. कुछ भी हो जाए, वो कुछ लग रहा हो कि अरे दिल कह रहा हो कि नहीं ये गलत है, दिल तो बच्चा है जी, उसका कुछ नहीं हो सकता. फैक्ट्स कहते हैं कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. और उसी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आपका ये आता है. तो कोई भी आंसर लिखते वक्त, कोई भी आप ओपिनियन देते वक्त, कोई भी जजमेंट देते वक्त, कोई भी वैल्यूएशन करते वक्त, आप इन चीजों के साथ, खासतौर पर जो आर्टिकल 19(2) ऑनवर्ड्स है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे. अब आप इसे रिक्वेस्ट समझें, आप इसे सजेशन समझें, आप इसे इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एजुकेटर समझें, जो आप समझें, लेकिन मत लिखिएगा. उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में. सो whenever the word examine will come, whenever the word like examine will come, what you will do, you will give a deeper, so degree of analysis या जो डेप्थ है वो इवैल्यूएट में कम है, उससे ज्यादा कहाँ है, एग्जामिन में है. और एग्जामिन से आगे और इन डेप्थ अगर जाना है तो इलैबोरेट है. तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इवैल्यूएट, एग्जामिन एंड देन इलैबोरेट. सिंपल. ये है डिग्री ऑफ डेप्थ जो आपको अपने आंसर में एक्सप्रेस करनी है. सब इलैबोरेट ऊपर से, एग्जामिन अ बिट डीपर, एंड इलैबोरेट एग्जामिन से भी आगे ले जाना है, एग्जामिन से भी आगे ले जाना है. a lot of detail here, you need a lot of detail. a very important question. मैं तो इंटरव्यूज में ये पूछ ही लेता हूँ जब मॉक इंटरव्यूज होते हैं. रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर विच शुड नॉट हैव अ प्लेस इन पॉलिटिक्स. देखो, और एक चीज़ याद रखना, एक मैंने चीज़ देखी, जितना छोटा स्टेटमेंट लिखा होता है ना, उसका जो इलैबोरेट या जो उसका आंसर होता है वो उतना इन डेप्थ होता चला जाता है. ये एक लाइन लिखी है, दैट रिलीजन इज अ इंडिविजुअल मैटर, इट्स अ पर्सनल मैटर एंड शुड हैव. सो हियर यू हैव टू इसकी बात करनी है. इंडिया के वही जो जवाब, जो कहीं मोरालिटी समझ में नहीं आ रही है, जो कुछ नहीं आ रहा है, तो बेस्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो आप सब पढ़ के जाते हो वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज के बारे में लिखा है, हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको वहां से रिलेट कर लो. कॉन्स्टिट्यूशन सब पढ़ के जाओगे. इलैबोरेट जब भी आएगा तो हियर यू आर सपोज टू टेल इन डेप्थ, यू हैव टू गो बियॉन्ड एग्जामिनेशन. It's like zooming in. This is 2x, this is 4x, this maybe go up to 16x.
दिस इज हाउ, तो इलेबोरेट में आपको पूरी चीज बतानी होगी, इवैल्यूएट में, इवैल्यूएट में आपको होलिस्टिक पिक्चर दे दिया। एग्जामिन जब आप कर रहे हो तो जो साइड की चीज़ें उनको हटा के किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे पर्टिकुलर 2-3 चीज़ों पे फोकस किया। लेकिन जब इलाबोरेट कर रहे हो तो एक चीज़ पूछते हैं और उसका इन डेप्थ जो है आपको एक्सप्लेनेशन देना है, उसका इन डेप्थ आपको जवाब देना है। इट्स लाइक यू आर जूमिंग इन, सो यू हियर यू कैन से इवैल्यूएट इज 2x। अगर एक ही इसी पे मैं अगर यहां पर इवैल्यूएट लिखा होता तो आपको पॉलिटिक्स और रिलीजन के, अगर यहीं पर एग्जामिन लिखा होता तो थोड़ा सा आपको इन डेप्थ जाना पड़ता कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दे दो। यहां पर अगर इस सवाल का, अगर इस सवाल के जवाब की बात करूं तो आप यहां पर केस रेफरेंसेस अगर दे दोगे तो आंसर पता नहीं किस लेवल पे चला जाएगा। एंड दैट इज व्हाट दे वांट। दे नो कि सिर्फ टॉपिक पता होने से काम नहीं चलेगा, उसकी किस डिग्री तक आप जा सकते हो, किस डेप्थ तक आप जा सकते हो, ये उन्हें चेक करना है, ये उन्हें आपसे पता करना है कि आप कहाँ तक। तो इलैबोरेट सबसे ज़्यादा, फिर एग्जामिन, फिर इवैल्यूएट। रिमेंबर दिस, ये ध्यान रखना, ये 2x 4x 16x तक जा सकते। 16x में ज़्यादा लिख दिया, लेकिन हाँ लेट्स डबल इट, वरना कई लोग बोलेंगे सर 16x कहाँ होता है, हेलो 18x कर लो, कोई बात नहीं, 8x। So this is something, elaborate, examine, evaluate. This is in the decreasing order. Now, the next directive is analyze. सर ये क्या आ गया, ये क्या आ गया? जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम सबसे पहले, मुझे कहा जाए कि किसी चीज़ का पर्टिकुलर इशू का एनालिसिस आप करिए, तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं उसको एग्जामिन पूरे को नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, उसको ब्रेक कर दूंगा। अच्छा, इसके एनालिसिस में पहली चीज़, हम इसके 1 2 3 4 कंपोनेंट्स हैं। जैसे ये देखो, जैसे क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर इन एस्टैब्लिशिंग ब्रिटिश सुप्रीमेसी अक्रॉस द ग्लोब। सो यहां पर आपको ये जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और कॉलोनाइजेशन जो हुआ, उसके सबसे पहले आप इकोनॉमिक इम्पैक्ट को लिखोगे, फिर आप उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट को लिखोगे, फिर आप उसके सोशल एस्पेक्ट को देखोगे। सिंपल। अब हमने क्या किया, हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया कंपोनेंट्स में कि हाँ इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये था, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये था, इसका सोशल इम्पैक्ट ये था। आप ये भी देखोगे कि यहीं से आप चाहो तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की यही इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जिसको जब लेबर की कंडीशन ख़राब हुई, कार्ल मार्क्स ने देखा और कार्ल मार्क्स ने जो है एक नई सोच को जन्म दिया, एक नए आइडियाज़ जो है निकाल के लाए। पॉलिटिकल इम्पैक्ट सिर्फ कॉलोनाइजेशन नहीं है, उन दोनों का आप समझेंगे। आप इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो खैर नो डाउट, जो कॉलोनीज थी उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, और जो मदर कंट्री थी, जो कॉलोनाइजर था, वो क्या होने लगा, उसका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ गया। आप सोशल इम्पैक्ट देखेंगे तो आप यहाँ पर आप सोसाइटी में जो रिच पुअर डिवाइड है उसकी बात करोगे। मतलब अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम एग्जामिनेशन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करके उन कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, अब यहाँ पर डिटेल्ड एग्जामिनेशन है, तो हमने क्या किया, इन चीज़ों में इस वाले पॉइंट को ब्रेकअप कर दिया। अब यहाँ पर हमने लिखना शुरू किया कि ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आपको यहाँ रिलीजियस मत लिखना, ऐसे क्वेश्चन में रिलीजियस अवॉइड करना, सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो है इट्स इनफ। तो यहाँ पर जब भी एनालाइज करने की चीज़ आए तो सबसे पहले आप उस एस्पेक्ट को उठाइए और उसको ब्रेकअप कर दीजिए उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में, और फिर हर कंपोनेंट को एक्सप्लेन करिए। जनरली आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस इस तरीके के जब जितना इन डेप्थ होगा वो उतना वो 15 मार्कर की तरफ ज़्यादा आता है। ठीक है, सो हियर द क्वेश्चन डिमांड अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स। यहाँ आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ क्वेश्चन को किस चीज़ की ज़रूरत है, एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। और डिटेल्ड एग्जामिनेशन तभी होगा जब आप उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करोगे, जब आप उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करोगे। सो दिस इज एनालाइज, देन डिस्कस। डिस्कस नेसेसिटेट्स अ डिबेट। डिस्कशन कब होता है, डिस्कशन तब होता है जब 4-5 लोग बैठे होते हैं, कोई अपना ओपिनियन रखता है, कोई अपना ओपिनियन, पैनल डिस्कशन होता है। तो डिस्कशन कब हो रहा है, जब
दो लोग, कम से कम दो लोगों की ज़रूरत है, और इसका अपना ओपिनियन है, इसका अपना ओपिनियन है, और उससे जो है एक आउटकम निकालने की कोशिश की जाती है जहां दोनों ओपिनियन को रेस्पेक्ट किया जाता है. सो देयर आर फॉर एंड अगेंस्ट. डिबेट में क्या होता है? डिबेट में ये चीज होती है, फॉर एंड अगेंस्ट एंड अराइविंग एट अ कंक्लूजन. एंड अराइव एट अ कंक्लूजन, यहां आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? यहां आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहां पर आप प्रोज भी बताएं, कॉन्स भी बताएं, और अपना मतलब सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स नहीं है, एक आर्ग्यूमेंट दे दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, डिस्कस द रोल played by Sardar Vallabhbhai Patel in India's freedom struggle and in post-independence integration of princely states. तो यहां पर आपको सरदार पटेल के रोल को डिस्कस करना है. अब सर उसमें अच्छा क्या बुरा क्या? अच्छा बुरे की बात नहीं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं. जैसे सरदार पटेल ऑन कश्मीर इज अ वेरी डिबेटेबल, आई डोंट नो, in post independence classes I'll discuss that, but Sardar Patel was very much interested to hold Kashmir. उन्होंने कहा था कश्मीर को अभी रोक के रखते हैं. हैदराबाद was his major concern, और वहाँ पर वो even there's a written that he was ready to trade it off. मतलब कश्मीर को रोक के रखो, अगर हैदराबाद की के साथ ट्रेडिंग की जरूरत पड़ेगी तो हम कश्मीर का यूज़ करेंगे. एंड सरदार पटेल्स रोल, तो अब आप अगर यहाँ पर आपको इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल लिखा है तो आपको यहाँ पे बारदोली को भी लिखना पड़ेगा. और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंटीग्रेशन, तो यहां पर आपको मेजर जो इनका एस्पेक्ट है वो किस पे लिखना पड़ेगा? हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो, हर चीज को, जूनागढ़, हैदराबाद जूनागढ़, किस तरीके से उन्होंने जोधपुर को लिया. लेकिन अब ये भी मत करना कि यहाँ दो चीजें, दो अलग अलग बहुत बड़े टाइम फ्रेम को पूछा जा रहा है, तो आप सिर्फ ये लिख दो कि ठीक है, वहां से एक गांधीयन फिलॉसफी पे चलते हुए उन्होंने क्या क्या काम किया, ये उसमें है. उनका रोल कहाँ पे, कई बार दो तीन जगह आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चनेबल है, आप उसको लिखिए. लेकिन जैसे नेहरू पे अगर क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे ही कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो हम नेहरूवियन पॉलिसी को हम बहुत इन डिटेल लिख सकते हैं. लेकिन हम नेहरूज पॉलिसी जो वो चाइना को जो नहीं समझ पाए, या जो चाइना को लेके वो विजन नहीं कर पाए, वो भी लिखना है. इसका मतलब ये नहीं कि हम जो नेहरू का जो चाइनाज फॉरेन पॉलिसी थी, जो चाइना को लेके फॉरेन पॉलिसी थी, हम उसकी बात नहीं, हम उसकी भी बात करेंगे. लेकिन एट द एंड हमें एक पॉजिटिव कंक्लूजन लिखना है कि ठीक है, हम मानते हैं कि कहीं पर कुछ कमियां थी, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता. एक ऐसे देश में जो इतना डाइवर्स था, वहां एक पॉलिसी हर जगह नहीं चल सकती थी. इसलिए उन चीजों को हम मानते हैं कि हाँ कुछ कमियां थी, कुछ चीजें थी, लेकिन उनके लार्जर रोल को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. हेंस इट वाज इंपॉर्टेंट, और वट एवर हाउ एवर यू वांट टू कंक्लूड दैट. नेवर एवर डू दिस, दैट राइट अ बायस्ड आंसर. क्योंकि अगर डिस्कस लिखा हुआ है, मतलब वो आपके दोनों, आप वो जानना चाहता है कि आपने, आपका नजरिया क्या आप बायसनेस से देख रहे हो. वो जानना चाहते हैं कि क्या आपने सिर्फ एक ही पहलू को देखा. हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाएगा. उनको, वो सिविल सर्वेंट ढूंढ रहे हैं, वो पढ़ा लिखा, कि वो कितना नेहरू के बारे में नॉलेज है या कितना सरदार पटेल के बारे में नॉलेज है, उसमें दे आर नॉट इंटरेस्टेड. व्हाट दे वांट टू सी कि ये जो बच्चा लिख रहा है ना, ये जो एस्पिरेंट लिख रहा है, जो कैंडिडेट लिख रहा है, ये कितना चीजों को खुले दिमाग से सोच सकता है. क्या इसका दिमाग जो है वो क्लोज्ड है कि वो सिर्फ एक ही नजरिए को देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है. इसीलिए डिस्कस, जहां आपसे दोनों चीजों की एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप एक डिबेट लिखो वहां पर. यहां पे अगर आप हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आप हिस्टोरियंस का एग्जांपल दे सकते हो. इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी इस का क्वेश्चन है तो आप, अगर वहां कोई सेकेंड व्यू अवेलेबल है, आप उसको लिख सकते हो. लेकिन कोशिश ये करिएगा कि ये जो व्यू हो उसका रेफरेंस जरूर लिखें. आपको एग्जैक्ट नाम नहीं पता, अकॉर्डिंग टू सम ज्योग्राफर्स, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, इस तरीके से भी उसको टैकल किया जा सकता है. लेकिन यहां दोनों व्यू लिखने की जरूरत है. देन कमेंट, सिंपल, इट्स रिएक्शन. वो न्यूज चैनल वाले पूछते हैं, सर कैन यू प्लीज कमेंट ऑन दिस, तो वो कमेंट मतलब रिएक्शन आपसे मांग रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो है, ये इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे, इस पर्टिकुलर चीज पे आप अपना स्टेटमेंट, अपना वो लिखिए. यहां पर आपको की पॉइंट्स को
आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, और आपने उससे क्या समझा, आपने उससे क्या आर्ग्यूमेंट या आपने क्या उस चीज़ से आपने सीख ली, वो बताने की ज़रूरत है। ठीक है, और कोशिश ये करना कि ये देते वक्त ना आपके दिल में कोई जन ना झांक सके। आई हैव टॉट इन यूनिवर्सिटीज़, सो जब हम एग्ज़ाम के पेपर चेक करते थे तो कई बार 2 लाइन पढ़ के समझ में आता रहे यार ये तो ये लिखा हुआ है, हटाओ। मेंस के पेपर इवैल्यूएट करते हैं तब मैं देख के मतलब लगता है यार ये क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएट फॉर हिस्ट्री एंड इकोनॉमी, तो वहाँ समझ में आ जाता है कि ठीक है ये बायस्ड है, ये गलत लिखा हुआ है, और वो उसके लिए नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ये सोचिए कि हम लोग जब इतना इवैल्यूएट कर रहे हैं तो वहाँ तो जो एग्जामिनर बैठा है उसकी तो ट्रेनिंग हो रही है। तो डोंट ट्राई टू क्रिएट अ न्यूट्रल ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, the strategy of West towards Soviet bloc crystallized as a policy of containment. Comment. Soviet bloc. तो यहाँ पर आप किस चीज़ की बात करेंगे? यहाँ पे आप कोल्ड वॉर की बात से ज़्यादा आपको वो जो जर्मनी में इन लोगों ने डिवीजन क्रिएट कर दिया था ना, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का, उसकी बात कर रहे हैं, सोवियत ब्लॉक। पहले तो क्वेश्चन, और एक चीज़ बता दूं, कम से कम आदत बना लो कि जब तक सवाल को 3 बार नहीं पढ़ लेंगे, जब तक सवाल को 3 बार नहीं पढ़ लेंगे, जवाब लिखने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। क्योंकि जब आप एक सवाल को 3 बार पढ़ते हो ना, तब आपको जाके उसका समझ में आता है, पहली बार में नहीं समझ में आएगा। कितना भले ही 6 वर्ड का सवाल हो, लेकिन 3 बार पढ़ना है। सवाल चाहे कितना छोटा लिखा हो, सवाल चाहे कितना बड़ा हो, कितना लंबा हो, डजेंट मैटर, आपको उसे कम से कम 3 बार पढ़ना है, तब आप उसका जवाब लिखना शुरू करिएगा। किसी और दिन बात करेंगे आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में कि क्या उसमें ज़रूरत है, लेकिन आज पहले क्वेश्चंस को तो समझ लें। कोई भी सवाल हो, कितना भी इजी हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, डजेंट मैटर, आप उसको मेक इट अ हैबिट। आप जब अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, मोस्ट ऑफ यू, मुझे पता है कि अब आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपको अब सवाल को 3 बार पढ़ना पड़ेगा। अब और प्रीलिम्स का सवाल है तो कम से कम 2 बार पढ़ो। थ्राइस इन योर मेंस, ट्वाइस इन प्री के क्वेश्चंस की बात कभी और, लेकिन ये चीज़, इसको नियम बना लो, इसको अपने अपने आंसर राइटिंग का, अपने अपने क्वेश्चन का, अपने मॉक टेस्ट का, अपने प्रैक्टिसिंग सेशंस की आदत बना लो कि ये एग्जाम में स्पेशली ना करना पड़े, अभी भी करो। रीड इट ट्वाइस, कम से कम 2 बार सवाल तो पढ़ना है। मेंस का 3 इसलिए क्योंकि तीसरी बार पढ़ते पढ़ते ना आइडियाज जनरेट हो चुके होते हैं। पहली बार में तो पैनिक होता है, दूसरी बार में काम डाउन होते हैं, और तीसरी बार जब पढ़ते हो ना तब आइडिया जनरेट होना शुरू होता है। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी। फाइन, सो कमेंट में रिएक्शन देना है, लेकिन न्यूट्रल रहना, ध्यान रखना। देन इट कम्स justify. So here, for example, how far it is justified to say that problem of communalism in modern India is a product of colonial legacy. अब उन्होंने कहा है कि आपको क्या लगता है, तो आप बोलोगे हमें ये लगता है, बोले प्लीज जस्टिफाई। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको ये लग रहा है, तो आप कहोगे हमारे पास ये एविडेंसेस हैं, हम इन बेसिस पे कह सकते हैं कि जो कम्युनलिज्म है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं उस कॉलोनियल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से हुई, जो उन्होंने अपने फायदे के लिए हमारे ऊपर थोप दी और हम पे बहुत इजीली मतलब ट्रांसमिट भी कर दी। सो दिस इज अंडरस्टैंड दिस। मैं आपसे पूछूंगा, जस्टिफाई, आई आस्क अ क्वेश्चन कि how do you feel, what is your opinion on present economic policy or present monetary policy of RBI? आप एक मुझे उस पर अपना रिएक्शन दोगे, वो रिएक्शन आपका कमेंट है। मैं कहूँगा कैन यू प्लीज जस्टिफाई। How can you say that? Do you have any justification? You will say, I am having this justification, and then you will list out 4 or 5 evidences, whatever is the demand of the question. Whatever is the demand of the question, you will do that. So
Justification means your reaction, your opinion, backed by some evidences. Backed by some evidences. So this is how you have to justify. Justification देने के लिए क्या करना पड़ता है? लाइफ में जस्टिफिकेशन किसी ना किसी को कई बार दिया होगा. वही जस्टिफिकेशन यहाँ देना है कि भैया हम ये बात कह रहे हैं तो हम बता तो रहे हैं कि हम ये थे. दिया होगा ना घर में, 10th में 12th में कोचिंग बंक की होगी, घर में किसी ने देख लिया होगा. तो कोचिंग में नहीं थे, नहीं तो मैं तो कोचिंग में था. फिर आप एक जस्टिफिकेशन देते हो, फिर बोलते नहीं तुम तो बाहर थे, फिर तुम एक जस्टिफिकेशन दो. अरे वो तो बस ऐसे ही कॉपी लेना था, पेन की रिफिल खत्म हो गई थी तो हम जरा बाहर चले गए थे. बताओ हम बाहर चले गए तभी किसी ने देख लिया, अब क्या करें, जबकि तुम्हें भी पता है तुम बंक कर रहे हो. तो वही जस्टिफिकेशन यहाँ देना है कि अगर आप कोई बात बोल रहे हो, आप कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, तो उसको अपना ओपिनियन तो दो, लेकिन उसको बैक किससे करो, उसको कुछ ना कुछ फैक्ट्स, कुछ ना कुछ चीज़ों से बैक करो. सो दिस इज जस्टिफिकेशन. And this was the last thing that I had to discuss for today. मतलब और भी डायरेक्टिव्स हैं, लेकिन आपको जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे इलैबोरेट, इवैल्यूएट, एग्जामिन, इसका डिफरेंस, क्रिटिकली वर्ड जब आएगा तो आपको क्या करना है और किस तरीके से अपनी डिग्री ऑफ एक्सप्लेनेशन और डिग्री ऑफ डेप्थ को चेंज करना है एज पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. एंड दिस इज हाउ यू हैव टू नाउ राइट. अब थोड़ा सा इस चीज़ को जहन में रखिएगा, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपसे आपके नॉलेज से ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज नहीं पूछ रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं कि हम जो डायरेक्टिव कीवर्ड दे रहे हैं, क्या आपका आंसर उस डायरेक्टिव का मतलब क्या है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं जा रहा है. जा रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं जा रहा तो हटाओ. ब्रिंग द नेक्स्ट वन. सो आई होप दिस वॉज समथिंग जो आपको हेल्प करे, और बिल्कुल करेगा. एंड कीप प्रैक्टिसिंग. दिस इज द टाइम. दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 यू शुड नाउ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आंसर्स, क्योंकि अब आप इतना पिछले साल 1.5 साल जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप इतना पढ़ चुके हैं कि आप अपने आंसर्स को लिखना शुरू करें, प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि उसको आप इन लाइंस पर लिखें ताकि आपका आंसर जो है वो उस डायरेक्टिव के डायरेक्शन में जाता रहे. सो दिस इज इट फ्रॉम माई एंड इन दिस वीडियो. विल मेक मोर सच वीडियोस. आंसर राइटिंग की भी हम बात करेंगे और भी चीज़ों की बात करेंगे और ये हम आते रहेंगे. तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. जय हिंद.